कहा जाता है कि बेटी की परवरिश में माँ के योगदान का और माँ की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माँ भी कभी बेटी के रास्ते को तय करके माँ के पड़ाव तक पहुँचती है। नेहा नाम की एक लड़की DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। नेहा चेहरे से बड़ी ही खूबसूरत थी। नेहा बड़ी भोली और मासूम भी थी और नेहा पढ़ने में भी बहुत तेज हुआ करती थी। नेहा का एक भाई भी है जिसका नाम नीलेश है। नीलेश राजस्थान के एक कंपनी में नौकरी करता था। नीलेश बड़े ही अच्छे पोस्ट पर और नीलेश की सैलरी भी बहुत अच्छी होती थी, जिस वजह से नेहा को कभी भी कोई दुख और तकलीफ का कभी सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि नीलेश बहुत ही अपने परिवार को प्यार करता था। नीलेश दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार की किसी भी ज़रूरत को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करता। और नेहा भी कभी अपने भाई को निराश नहीं करती, क्योंकि रिजल्ट में हर बार नेहा बड़े ही अच्छे मार्क्स लाती थी, जिसके वजह से नीलेश का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। नेहा की पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रही। एक दिन नेहा भाई दूज के त्यौहार की वजह से बहुत ही व्यस्त थी और वो दिन बड़ा ही व्यस्तता का था, क्योंकि नीलेश भी त्यौहार पर घर आया था। और फिर भाई बहन का प्यार बड़ा ही खूबसूरत और अद्भुत होता है। नीलेश पूरे परिवार के साथ त्यौहार के दिन बहुत ही खुश था। नेहा भी खूब खाने के व्यंजन में मिठाई और कई तरीके के पकवान व्यंजन बनाई थी। नीलेश बड़ा ही तारीफ कर रहा था अपनी माँ से कि नेहा पढ़ाई के साथ साथ स्वादिष्ट खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। तभी नीलेश के चाचा के लड़के का और सभी को प्रणाम करने लगता है। तब तक नेहा भी रसोई के काम से खाली होकर आ जाती है और नीलेश सबका परिचय कराता है। नेहा का परिचय अपने चाचा के लड़के के साले प्रदीप से और प्रदीप का परिचय नेहा से। और अब कहानी का मूल्यांकन यही, क्योंकि प्रदीप की नीयत रिश्तेदारी पर नहीं बल्कि नेहा के खूबसूरती पर केंद्रित हो जाती है और प्रदीप के दिमाग में नेहा को पाने का लक्ष्य पनपने लगता है। प्रदीप के घर शादी रहता है और उसी शादी का निमंत्रण देने नीलेश के घर प्रदीप अपनी मीठी वाणी से नेहा की माँ को भी शादी में आने के लिए आग्रह करता है। तब तक नीलेश भी बोल बैठता है, अरे माँ कैसे शादी में आएगी, माँ तो अपने घुटनों से ही परेशान रहती है। तो प्रदीप जिद करने लगता है, नहीं भैया हम लोग रहेंगे सब पर नीलेश कहता, नहीं चलो हम सब लोग आएंगे, सब परिवार के लोग रहेंगे। प्रदीप का निशाना कहीं और था पर चूक गया। फिर भी प्रदीप अपने दिमाग लगाने से बाज नहीं आया। बोला, भैया चलिए ठीक है, नेहा को साथ में लेते आइएगा। नेहा पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखती थी। नेहा तुरंत बोल बैठी, भैया मेरा प्रैक्टिकल है, मैं नहीं आ पाऊँगी और वैसे भी कहीं शादी विवाह में मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे MBA का कोर्स पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी है। इसलिए मैं पूरा अपना समय और ध्यान इस वक्त मैं अपनी पढ़ाई पर ही केंद्रित करती हूँ। फिर नीलेश प्रदीप के घर शादी में गया और नीलेश के चाचा सब परिवार सभी लोग शादी में गए थे। शादी बड़े अच्छे से बीत गई। नीलेश की छुट्टी का समय भी लगभग पूरा हो गया था, तो नीलेश अपने कंपनी राजस्थान चला जाता है। उधर नेहा भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने अपने हॉस्टल चली जाती है। प्रदीप बराबर नीलेश से हालचाल लेता रहता था। नेहा से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता पर कामयाब नहीं हो पाता था, क्योंकि नेहा का ध्यान पूरा पढ़ाई पर ही रहता था। और फिर डायरेक्टली प्रदीप नेहा का नंबर किसी से मांग नहीं सकता था, क्योंकि प्रदीप रिश्तेदारी में अपने आप को बहुत ही भोला और संस्कारी का दिखावा करता था। तभी एक दिन नेहा की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जब माँ की तबीयत के बारे में नेहा सुनती है तो तुरंत अपने हॉस्टल से घर चली आती है। नेहा के माँ की तबीयत लगभग ज़्यादा ख़राब हो रहती थी, जिस वजह से नेहा की माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। अब नेहा के और घर वाले चाचा और सभी परिवार के लोग एक दिन 2 दिन हॉस्पिटल में रहते, फिर अपने अपने काम में लग जाते थे, जिस वजह से नेहा को ही दवाई से लेकर हॉस्पिटल तक सारा देखरेख करना पड़ता था। उधर नीलेश को छुट्टी नहीं मिल रही थी। नीलेश बड़ा ही परेशान रहता। तो नीलेश एक दिन प्रदीप को फ़ोन किया और सारी बात प्रदीप को नीलेश ने बताई। प्रदीप के मन में तुरंत लड्डू फूटा और प्रदीप बोला, भैया आप परेशान ना हो, हम हॉस्पिटल में जाकर माँ को हम देखेंगे, इलाज सही से करवाएंगे। और तुरंत प्रदीप हॉस्पिटल में जाता है और पूरा एकदम बेटे की तरह माँ का ख्याल रखने लगता। नेहा को बहुत आराम देता, दवाई से लेकर माँ की देख रेख सारा जिम्मेदारी निभाता।
कहीं कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो प्रदीप पैसे भी लगा देता था। नेहा के प्रति अपने इम्प्रेशन को जगाने के लिए जो भी करना पड़ता था प्रदीप करता था। धीरे धीरे नेहा भी प्रदीप की तरफ आकर्षित होने लगी, क्योंकि प्रदीप भी अपने घर की मजबूरियां और अपने दिखावेपन का एहसास अनुभव नेहा से साझा करने लगा और नेहा को अपने बातों में बरगलाने लगा। नेहा बड़ी भोली भाली थी। प्रदीप को बड़ा ही नेक और भोला इंसान समझ के एक रिश्तेदारी की भावना से अपनेपन का लगाव। प्रदीप अक्सर बातों बातों में ही नेहा के चाचा और परिवार के लोगों की बात छेड़ता रहता कि लोग इतनी दूरियां क्यों बनाते हैं। अब प्रदीप के मन में नेहा के परिवार की बात को छेड़ने का मकसद भी अपना ही लक्ष्य था, क्योंकि प्रदीप नेहा के मन में नेहा के परिवार वालों के प्रति जलन उत्पन्न करने की कोशिश करता और प्रदीप अपने आप को नेहा के दिल में अपने एहसानों के माध्यम से बड़ा ही अच्छा और अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहता था। धीरे धीरे प्रदीप अपने मकसद में कामयाब होने लगा। नेहा की माँ स्वस्थ हो गई और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस चली आई। उधर दूसरे तीसरे दिन लगभग बराबर प्रदीप नेहा के घर आता जाता रहता। नेहा के परिवार की छोटे मोटे ज़रूरत में भी इन्वॉल्व हो जाता। प्रदीप मार्केट से लेकर घर के कामों में भी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता और यह सब देखकर नेहा बड़ी ही मोहित रहती प्रदीप के ऊपर। प्रदीप और नेहा धीरे धीरे फ़ोन पर ढेर सारी बातें भी करने लगे। प्रदीप फ़ोन पर नेहा की बड़ी तारीफ़ करता और नेहा को अपनी तारीफ़ सुनकर बड़ा ही अच्छा महसूस होता था। नेहा को लगता था प्रदीप के सिवाय मेरा ख्याल रखने वाला कोई हो ही नहीं सकता। नेहा का मन पढ़ाई में भी धीरे धीरे कम लगने लगता, जिस वजह से नेहा का रिजल्ट बड़ा ही ख़राब आया और नेहा फेल हो गई। नेहा को फेल होना अच्छा नहीं लगा और नेहा दिमागी रूप से उलझन में रहने लगी, जिस वजह से प्रदीप से फ़ोन पर बात भी कम करने लगी। उधर प्रदीप को लगा कि हमारा मंसूबा टूट जाएगा, तो प्रदीप अपने आप को झूठी बीमारी बताते हुए नेहा से रोने लगा। हम ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं, इमोशनल बातें बनाकर प्रदीप नेहा के जिस्म को पाना चाहता था और नेहा भी प्रदीप के बातों में आकर इमोशन हो गई और प्रदीप के किसी भी चाहत को ठुकराना नहीं चाहती थी। उधर नेहा की माँ को नेहा और प्रदीप के रिश्ते के बारे में धीरे धीरे शक होने लगा था, तो नेहा की माँ नेहा पर पैनी नज़र रखने लगी और उसी रात को नेहा प्रदीप से फ़ोन पर बात कर रही थी और नेहा की माँ चुपके से खिड़की पर खड़ी होकर नेहा की सारी बात सुन रही थी। नेहा की माँ समझ गई प्रदीप पूरी तरीके से नेहा को अपने जाल में फंसा चुका है और प्रदीप नेहा को बार बार इमोशनल फोर्स कर रहा था कि हम होटल बुक किए हैं, कल हमारे साथ होटल में चलो। और नेहा प्रदीप की बात मान ली और नेहा प्रदीप से वादा भी कर ली कि हम होटल ज़रूर चलेंगे। और अगले ही दिन सवेरे सवेरे नेहा सज धज के घर से निकलने लगी। तभी नेहा की माँ नेहा से पूछी कि नेहा इतने सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो। नेहा हिचकिचाते हुए माँ से बोली, एक ज़रूरी काम है माँ, मुझे आने में शाम हो जाएगी। नेहा की माँ बोली, अरे कुछ नाश्ता तो कर लेती। तो नेहा ने कहा हम वहीं डिनर कर लेंगे और इतना कह के नेहा चली गई। तो नेहा की माँ भी एक ऑटो रिक्शा बुक करके नेहा का पीछा करने लगती है। जहाँ जहाँ नेहा जाती उसके पीछे पीछे ऑटो वाले को चलने के लिए बोलती है। नेहा की माँ शहर के नामदार होटल के पास ऑटो वाले को रुकने के लिए बोलती है, क्योंकि उसी होटल में नेहा को जाते हुए नेहा की माँ देखी थी। और फिर नेहा की माँ उस होटल में जाकर होटल के मैनेजर से प्रदीप नाम के बुक कमरे का डिटेल जानना चाहिए। तो मैनेजर ने सारा डिटेल नेहा की माँ को बताया और फिर नेहा की माँ उस बुक कमरे के पास जाकर कमरे का बेल बजा तो दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर नेहा ने अपनी माँ को देखकर अवाक रह गई कि माँ यहाँ कैसे। नेहा कुछ बोलती उससे पहले ही नेहा की माँ ने नेहा का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर चली जाती है और अंदर से कमरा का दरवाज़ा बंद कर लेती है। और फिर नेहा की माँ नेहा से कुछ पूछ उससे पहले ही नेहा फूट फूट कर रोने लगती है कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि नेहा की माँ सब कुछ समझ चुकी थी, इसलिए नेहा को कुछ भी छुपा पाना बड़ा मुश्किल था और नेहा ने साफ साफ सब कुछ अपनी माँ को बता दी थी। तो नेहा की माँ नेहा को समझाती है कि बेटी आज मैं माँ हूँ तो कल मैं भी बेटी थी, मैंने भी बेटी के सफ़र को तय करके माँ बनी हूँ।
तुम बताओ न बताओ, तुम्हारे चेहरे की हर लिखावट को मैं पढ़ सकती हूँ। प्रदीप तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। उसका लक्ष्य तुम्हारे जिस्म को पाना था और वह तुम्हें एक कीमती खिलौना की तरह सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके बदले में प्रदीप ने तुम्हारे साथ दिखावे का एहसान खर्च किया है। फिर भी कोई बात नहीं, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें दलदल में नहीं फंसने दूंगी और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। मैं बाथरूम में छुप जाती हूँ और जब प्रदीप आए तो उससे तुम शादी करने का प्रस्ताव रखना और कहना कि प्रदीप, अब तुम जब मुझसे शादी कर लोगे तभी तुम मुझसे बात करना। शादी के पहले एक फ़ोन तक भी नहीं बात करेंगे, तो देखना प्रदीप शादी से टाल मटोल करेगा। क्योंकि प्रदीप तुम्हारे साथ जीवन बिताना नहीं बल्कि अपने जीने का टाइम पास करना चाहता है। और जब प्रदीप आता है तो नेहा माँ के बताए हुए प्रस्ताव को ही प्रदीप से कहती है, तो प्रदीप सच में टाल मटोल करने लगता है और फिर से बीमारी का इमोशनल ड्रामा करने लगता है। तो नेहा सब समझ गई और नेहा बोली, प्रदीप अगर तुम बीमार हो तो तुम्हारा स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है और हॉस्पिटल चलो, जांच कराते हैं, तुम्हें बीमारी क्या है। तो प्रदीप झट से बोल ही देता है कि मुझे कैंसर है और मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ और ये बात मैं सिर्फ तुम्ही को बताया हूँ और कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैं अपने दिल की सारी बात तुम्ही से बताता हूँ और किसी से नहीं, क्योंकि तुम्ही को मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। तो नेहा एकदम से कन्फर्म हो जाती है कि वास्तव में प्रदीप मेरे साथ अब तक छलावा ही कर। तो नेहा ने कहा, प्रदीप चलो हॉस्पिटल जांच कराओ, अगर तुम्हें कैंसर है तो तुम्हारे नाम पर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी काट दूंगी। फिर प्रदीप ने कहा, नेहा तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तुम जांच पर विश्वास करोगी। तुरंत नेहा का हाथ पकड़कर गले लगा लेता है और नेहा गुस्से से लाल होकर प्रदीप को झटक देती। तो प्रदीप अपने असली रूप में आ गया और धमकी देने लगा कि तुम्हें बदनाम कर दूंगा और तुम्हारी सारी करतूत तुम्हारी माँ से बता दूंगा। और तभी नेहा की माँ बाथरूम से निकलकर एक तमाचा खींचकर प्रदीप को मार देती है और डांटते हुए प्रदीप को गाली देने लगती है, तू क्या मुझे करतूत बताएगा? तेरे असली चेहरे को मैं जान चुकी हूँ और भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरी ज़िंदगी खराब कर दूंगी, कुत्ता नालायक। प्रदीप डर के मारे तुरंत होटल से भाग गया। नेहा माँ से माफ़ी मांगने लगी कि माँ, मेरे जीवन का मार्गदर्शन और शुभचिंतक आपके सिवा वास्तव में कोई नहीं हो सकता। नेहा की माँ नेहा को आशीर्वाद देते हुए कहती है, अब घर और खूब मन से पढ़ो।